हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी की डिमांड पर मैं आज आपके लिए 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक लेके आई हूँ। और इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक कर लेंगे, वितान भाग 2 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में जरूर से जरूर बने रहे। और क्लास थोड़ी लंबी होगी तो धैर्य बनाकर क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखे भाई। ठीक है। और इसके बाद आपको जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है उसका गद्य भाग तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था, लेकिन पद्य भाग और वितान भाग एक रहता है, वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगी। पहले 12वीं क्लास की एनसीईआरटी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो आज हम ये करेंगे। और भी मैं क्लासे आपके लिए डालती रहती हूँ, तो उसको भी क्लासों को भी देखो आप जाके। ठीक है। अभी पेपर थोड़ा डिले ही हुआ है, ये नहीं आपका बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, तो प्लीज क्लासों को जरूर से जरूर देखो। ठीक है। हर रोज मैं आपके लिए क्लासे डालने लग रही हूँ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो उनको जरूर से जरूर देखे भाई। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आरोह भाग 2 हम पहले करेंगे। पहली ही कविता है। ठीक है। पहला पाठ है अपना आत्म परिचय। ठीक है। इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आत्म परिचय है कविता है, और इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी रहेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है। इस पाठ में उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। ठीक है। उनका गीत संग्रह कौन सा है? निशा निमंत्रण। ठीक है, उसका क्या है? एक गीत दिया गया है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग यानी विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुशाला 1935 ईस्वी में प्रकाशित, मधुबाला 1938 में प्रकाशित है, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भैया। और हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रचलन भाई बच्चन सिंह की मधुशाला से ही माना जाता है। और हालावाद के प्रवर्तक भी कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी ही रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रचलन मधुशाला से माना जाता है, हालावाद का। और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की काफी महत्वपूर्ण रचना है। आत्म परिचय कविता में कवि की आत्म व्यथा, अकेलापन, जीवन के अर्थ की खोज और संसार के प्रति विद्रोह प्रमुख विषय है। कवि अपने भीतर की व्यथा को छिपाने का प्रयास करता है और संसार के साथ अपने असंतोष को प्रकट करता है। आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया है। यह कविता जीवन, प्रेम, मस्ती और सत्य की खोज जैसे विषयों पर गहन विचार करती है। तो भैया इसका सारांश हो गया। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप पूरी एनसीईआरटी की बुक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना, पेपर तक मैं आपको वो भी करवा दूंगी भाई। ठीक है। अभी आपके पेपर का पक्का नहीं पता है, अभी पेपर आपका कब होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? निशा निमंत्रण तो है, एकांत संगीत भी है, मिलन ने भी है, लेकिन हे मेरी तुम ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नहीं है, बल्कि केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आंसर डी बिल्कुल सही है। हे मेरी तुम हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। हे मेरी तुम प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश की रचना की। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं भैया। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी काव्य को शयी रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। काफी बार पेपर में पूछा गया, जो हालावादी काव्य इसको शयी रोमांस और कुंठा का काव्य कहा जाता है। भाई किसने कहा है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने कहा है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं कौन कौन सी है? मधुशाला 1935, मधुबाला 1936,
मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, सतरंगनी, आगे देखते हैं भाई, जो सतरंगनी है 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, चार खंबे चौखट खूटे 1962, जय समेटा 1973, ठीक है, सोहे हंस है 1981 इत्यादि भाई। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की कविता की मुख्य दो श्रेणियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में भी बता रखा भाई विषय में इसमें। ठीक है, दो श्रेणियां हैं भाई केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की। एक है राजनीतिक कविताएं, दूसरी है प्रकृति प्रेम से संबंध एवं सामाजिक कविताएं। ये दो प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी है, एक तो राजनीतिक कविताएं, दूसरी है प्रकृति प्रेम से संबंध और सामाजिक कविताएं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के शुरुआती दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। काफी बार पूछा जाता है बालेंदु उपनाम किसका है, तो केदारनाथ अग्रवाल का है। और उस समय वे ब्रज भाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे ब्रज भाषा में, कवित सवैया छंद में लिखते थे भाई, कवित सवैया छंद में लिखते थे। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। केदारनाथ अग्रवाल केन का कवि कौन से कवि को कहा जाता है, तो केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है भाई। इनकी रचनाएं भी काफी महत्वपूर्ण है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, हे मेरी तुम 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जो सिलाई तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988 इत्यादि। ये केदारनाथ अग्रवाल जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कविता की उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी रहेंगे भाई। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, और ये पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। यह पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से ली गई है, जो निशा निमंत्रण में संकलित है। ठीक है, जो आत्म परिचय कविता है ये इनकी निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में संकलित है भाई, आपको ध्यान रखना है भाई। आत्म परिचय कविता में बच्चन जी ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक यानी 1951 के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा जाता है। शमशेर की रचना कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूं मैं नहीं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, कहे ये कहीं कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1985, सुकून की तलाश में 1998 से। ठीक है, तो शमशेर बहादुर जी की रचनाएं हैं ये। कुंवर नारायण जी की रचनाएं देख लेते हैं। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि है भाई, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, प्रवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1983, इन दिनों 2002, हाशिए के बहाने 2009, नए सीमाएं नए दूरिया 2017 और अनुदिता। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर इनके प्रबंध काव्य देख लेते हैं। आत्म जी 1959, वाद सर्वा के बहाने 2008 ईस्वी में प्रकाशित है भाई इनकी रचनाएं। ठीक है, देख लो भाई, आपका साथ साथ एनसीईआरटी के साथ आपका हिंदी साहित्य भी कवर होने लग रहा है। ठीक है, तो ये देख लो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, काफी बच्चों को भी फायदा हो जाए। त्रिलोचन की रचनाएं। त्रिलोचन प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविताओं के केंद्र में गांव व उसकी समस्याओं का चित्रण है। इनकी कविताओं पर संस्कृत व अवधी भाषा का प्रभाव है। किनकी कविताओं पर भी, त्रिलोचन की रचनाओं पर। ये सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो त्रिलोचन जी प्रसिद्ध है भाई। धरती 1945 में प्रकाशित है। गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत 1957 में, ताप के ताए हुए दिन 1980 में, शब्द 1980 में, उस जनपद का कवि हूं मैं 1981, तुम्हें सौंपता हूं 1985, अन कहीं भी कुछ कहनी है 1985 इत्यादि भाई।
ये त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो कथन गलत है मधुशाला के बारे में वो हमें बताना है। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, तो क्या गलत है? जीवन एक तरह का मधु कलश है, बिल्कुल सही है। दुनिया मधुशाला है, बिल्कुल सही है। कल्पना साकी है, बिल्कुल सही है। कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाता जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये सभी भाई बुक में दे रखी है लाइनें। तो पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है, ये क्या है? गलत है। डी आंसर क्या रहेगा अपने क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, यानी गलत है। ठीक है, देख लो 2023 में पूछा गया केवीएस पीएचडी में। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही है। दिया गया विकल्प पूरी दुनिया का घूंट जीवन का एक घूंट है मधुशाला के बारे में, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। अन्य सभी कथन मधुशाला के बारे में सही है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का प्रमुख काव्य है जिसकी रचना सन 1935 ईस्वी में हुई। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मधुशाला, निशान निमंत्रण, एकांत संगीत, बंगाल का काल, खादी के फूल और मिलन यामिनी। भाई ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की ही रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? निशान निमंत्रण तो है, एकांत संगीत भी है, आकुल अंतर भी है, लेकिन दुनिया रोज बनती है ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है, बल्कि आलोक धनवा की ये रचना है। भाई आंसर डी बिल्कुल सही है। दुनिया रोज बनती है रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं, यह आलोक धनवा का काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह आलोक धनवा का दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा की अन्य रचनाएं हैं आम का पेट, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां। ठीक है, ये आलोक धनवा की ही रचनाएं हैं। भाई अगला क्वेश्चन है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये पंक्ति है, इसके रचयिता कौन है? बच्चन है, दिनकर है, निराला है, अज्ञे है। तो बच्चन जी की ये पंक्तियां रहेंगी। आंसर है बिल्कुल सही है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ पंक्ति बच्चन जी के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण के आत्म परिचय शीर्षक कविता से ली गई है। बच्चन जी हालावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला 1935 में प्रकाशित है, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, बंगाल का अकाल 1946 में, हलाहल 1946 इत्यादि में ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म वर्ष क्या है? तो क्या है भाई? 1907 ईस्वी, सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बी आंसर सही है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयागराज तथा मृत्यु 8 जनवरी सन 2003 में मुंबई में हुई थी। बच्चन जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था भाई हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1968 में, 1972 में, 1973 में या 1966 में? तो देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1968 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिला। और किसके लिए मिला था? तो उनका काव्य संग्रह था दो चट्टाने, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। हिंदी भाषा के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने का गौरव माखनलाल चतुर्वेदी को है। ठीक है, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, जिन्हें उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी उसके लिए मिला था। भाई ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में सबसे पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ पंक्ति में कवि के हृदय में कैसी अग्नि जल रही है? तो कैसी अग्नि जल रही भाई? विरोध की अग्नि, प्रेम की अग्नि, पश्चाताप की अग्नि, उन्माद की अग्नि? तो भाई प्रेम की अग्नि जल रही है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ पंक्ति में कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन यानी अग्नि को स्वयं महसूस कर रहा हूँ। कवि प्रेम की वियोग व्यथा होने के कारण व्यथित है। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की किस विधा की रचना है? तो भैया आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है।
ठीक है, 4 भागों में है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंड है। डी आंसर बिल्कुल सही है। प्रथम खंड है क्या भूलू क्या याद करो 1969 में। द्वितीय खंड है नीड का निर्माण फिर 1970 में। तृतीय खंड है बसेरे से दूर 1977 में। चतुर्थ खंड है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। एक और बच्चन जी की आत्मकथा हिंदी साहित्य की कालजयी कृति है, जिसके लिए उन्हें 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान भी मिला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूं। पंक्ति में भव सागर तथा भव मोजों में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही। प्रस्तुत पंक्तियों के शब्द भव सागर और भव मोजों में रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द बार बार आकर विशेष अर्थ देता है, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझसे मिलने को कौन विकल, गीत का आशय क्या है? क्या भी मुझसे मिलने को कौन विकल, इस गीत का आशय क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो सांस्कृतिकता है, चंचलता है, विहंवलता है या शैक्षणिक मित्र है? तो विहवलता रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आंसर से बिल्कुल सही। मुझसे मिलने को कौन विकल का आशय, कवि कहना चाहता है कि मुझसे मिलने की आशा रखने वाला वाला कौन है, तो मैं किसके लिए जल्दी चलूं, कवि इसलिए विहल है, अशांत है भाई। अगला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? तो सूर्य को माना गया है भाई। ठीक है, सी आंसर सही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। पंथी का शाब्दिक अर्थ है पथिक या राही। अगला क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है भाई। एक है शीतल वाणी और दूसरी तरफ आग। आंसर डी बिल्कुल सही है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले बिनु सुने बिन काना। पतंग, अगला लेसन है पतंग। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कविता है आलोक धनवा की भी। ठीक है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? आलोक धनवा है। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1958 में प्रकाशित हुआ। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का क्या है? हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है, जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छा एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, जनता का आदमी कविता के रचयिता कौन है? जनता का आदमी कविता के रचयिता कौन है? तो आलोक धनवा रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। जनता का आदमी कविता के रचयिता आलोक धनवा है। नागार्जुन की प्रमुख काव्य रचनाएं पाषाणी, सिंदूर तिलक भाल, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद है। मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य रचनाएं है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकतूल। आगे देखते हैं भी क्वेश्चन। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? आलोक धनवा है। और पतंग जो इनकी कविता है, इससे एक पंक्तियां ली गई हैं। आंसर है बिल्कुल सही है। उपयुक्त दी गई पंक्तियों के रचयिता आलोक धनवा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आरोह बाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से ली गई है। कवि कविता में वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के प्रारंभ का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से कर रहा है। अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचना एक पतंग, अनंत में शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं।
ये आलोक वाजपेयी जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुंवर नारायण की प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इन दिनों, कविता के बहाने। रमेश चंद्र शाह की प्रमुख रचनाएं हैं गोबर गणेश, पुनर्वास, विनायक, मोहल्ले में रावण। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज बौछारें गई, सावन गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आलोक धनवा जी रहेंगे। दोबारा से क्वेश्चन आ गया है भाई, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इनमें ये अलग कवि है। शमशेर बहादुर, रघुवीर शाह और कुंवर नारायण के विषय में देख लेंगे हम। आंसर भी बिल्कुल सही। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार आलोक धनवा है। ये पंक्तियां आलोक धनवा की कविता पतंग में संकलित है। इन पंक्तियों में कवि यहाँ वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के प्रारंभ का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से कर रहा है। रघुवीर शाह दूसरे सप्तक यानी 1951 में जो प्रकाशित हुआ था, दूसरे सप्तक उसके कवि हैं। रघुवीर शाह की रचनाएं देख लेते हैं भाई। सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1979, एक समय था 1994। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविता में रोमानियत का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है आलोक धनवा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। आलोक धनवा जी का जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले में 2 जुलाई 1948 ईस्वी में हुआ। आलोक धनवा का पहला काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है सन 1958 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, जो पतंग कविता है यह आलोक धनवा के काव्य संग्रह से, कौन सा ऐसा काव्य संग्रह जिसमें से ली गई है? तो जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, दुनिया रोज बनती है, ब्रूनो की बेटियां। तो सारी की सारी रचनाएं किसकी है? आलोक धनवा की है। तो इसमें कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें पतंग कविता संकलित है? तो दुनिया रोज बनती है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। पतंग कविता आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से में क्या है? संकलित है। जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, ठीक है, कपड़े के जूते आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है पतंग कविता में कवि तेज बौछारों के साथ किस महीने के चले जाने का संकेत करते हैं? तो सावन का, भादो का, कार्तिक महीने का या आषाढ़ का? तो भादो महीने का भाई। बी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। पतंग कविता में कवि तेज बौछारों के साथ भादो के महीने को चले जाने का संकेत किया। भादो के महीने में तेज बारिश के साथ बादल छाए रहते हैं तथा सूरज कम दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है पतंग कविता में कवि प्रातः काल की लालिमा की तुलना किससे करता है? तो खरगोश की आंखों से करता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। पतंग कविता आलोक धनवा जी ने अपनी प्रसिद्ध पतंग कविता में प्रातः काल की लालिमा की तुलना खरगोश की आंखों से की है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में क्या है? उपमा अलंकार है। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के समान धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पतंग कविता में किस महीने के आने का जिक्र हुआ है? तो शरद ऋतु के आने का जिक्र हुआ है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पतंग कविता में कवि भादो को जाने का संकेत के बाद शरद ऋतु के आगमन का जिक्र हुआ है। भारत देश में मुख्यतः 6 ऋतुएं हैं जिसमें क्रमशः वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीशिर ऋतु आदि है भाई। 9वां क्वेश्चन है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? व्यंग्यार्थ के लिए, प्रतीकों के लिए, बिंब विधान के लिए, चित्र विधान के लिए। तो व्यंग्य विधान के लिए प्रसिद्ध नहीं है भाई। व्यंग्यार्थ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, प्रतीकों के लिए प्रसिद्ध है, चित्र विधान के लिए है, बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए बिल्कुल सही है। पतंग कविता प्रतीकों के लिए, बिंब विधान के लिए तथा चित्र विधान के लिए प्रसिद्ध है। व्यंग्यार्थ के लिए इस कविता में कोई स्थान नहीं। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से कवि आलोक धनवा ने कविता को सजाया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पंक्ति में बेचैन पैरों के माध्यम से क्या अभिव्यक्ति की गई है? तो क्या है? पैरों की गतिशीलता। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पंक्ति में बेचैन पैरों की गतिशीलता को
अभिव्यक्त किया गया है। बच्चे अपने पैरों से पूरी पृथ्वी नाप लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। पतंग कविता में पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से दिखाई पड़ते हैं? तो कल्पना के सहारे, पंखों के सहारे, धागे के सहारे या रंधों के सहारे? तो रंधों के सहारे खुद भी उड़ते दिखते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे रंधों के सहारे स्वयं भी उड़ते से दिखाई पड़ते हैं। रंधों के सहारे कवि बच्चों के मन में उठती हुई तरंग, उमंग, उच्चाकांक्षाओं की अनुभूति को दर्शाता है भाई। अगला क्वेश्चन है 12वां। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? तो सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। जहां किसी काव्य में एक ही अक्षर या ध्वनि की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ सह की आवृत्ति हुई इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है भाई। अगला क्वेश्चन है आलोक धनवा की पतंग कविता में बच्चे कहां से गिर जाते हैं? तो कहां से गिर जाते हैं? छतों से गिर जाते हैं। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये बिल्कुल सही है। आलोक धनवा की पतंग कविता में बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों से गिर जाते हैं तथा गिरकर फिर उठ जाते हैं, जिससे उनका विश्वास बढ़ जाता है और वे निर्भीक हो जाते हैं। अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। आगे है भाई दो कविताएं हैं कुंवर नारायण की। कविता के बहाने बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर ये कुंवर नारायण जी की काफी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, दोनों की दोनों। ठीक है, तो देखते हैं इनको भी। प्रस्तुत कविताओं के कवि कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। कविता के बहाने में कवि ने कविता और जीवन के बीच संबंध को रेखांकित किया है। कविता का फूल से तुलना करते हुए कवि बताता है कि कविता की सुंदरता और साहित्य फूलों से भी भिन्न है। कविता कालजयी होती है जबकि फूल मुरझा जाते हैं। कविता के बहाने में कविता की प्रकृति, साहित्य और उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा की गई है। बात सीधी थी पर में भाषा के महत्व और उसके प्रयोग की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है। कवि ने बताया है कि सीधी बात भी भाषा के प्रयोग के कारण जटिल हो जाती है। शब्दों के अर्थ और प्रयोग की सूक्ष्मता पर कवि जोर देता है। बात सीधी थी पर कविता भाषा के माध्यम और उसके प्रभावी प्रयोग पर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि किसी भी विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का सरल और प्रभावी ढंग से उपयोग करना कितना आवश्यक है। ठीक है भाई, तो अब इस दोनों कविताएं हमने ऊपर देखी उसका सारांश इससे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुंवर नारायण का कविता संग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं? चक्रव्यूह है, परिवेश हम तुम है, अपने सामने लेकिन भूरी भूरी खाकदुल, इनका कविता संग्रह नहीं है भाई। भूरी भूरी खाकदुल क्या है? कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह नहीं है। भूरी भूरी खाकदुल प्रगतिवादी कवि मुक्तिबोध की कविता है। ठीक है, भूरी भूरी खाकदुल किसी कविता है? मुक्तिबोध जी की है। मुक्तिबोध की इन कविताओं में आज के उत्पीड़न भरे समाज को बदलने का आकुल आग्रह तथा जन संघर्षों की निर्णायक स्थिति में अमानवीय व्यवस्था के कालांतरण द्वार तोड़ डालने का दृढ़ संकल्प विषमकारी शक्ति के साथ अभिव्यक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां किसकी है? प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता की है भाई? सॉरी, किस कवि की है? नागार्जुन की, त्रिलोचन की, शमशेर बहादुर की या कुंवर नारायण की? तो कुंवर नारायण की ये पंक्तियां रहेंगी भाई। आंसर डी बिल्कुल सही है। प्रस्तुत पंक्तियां कुंवर नारायण की है। यह पंक्तियां इनकी कविता बात सीधी थी पर से ली गई है, जो कोई दूसरा नहीं 1993 में संग्रह में संकलित है। ठीक है, बात सीधी थी पर कौन से कविता संग्रह में है? कोई दूसरा नहीं। ठीक है, जो 1993 में प्रकाशित हुआ था। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंवर नारायण की रचना नहीं है?
परिवेश हम तुम है, अपने सामने है, कोई दूसरा नहीं, दुनिया रोज बनती है। ये किसकी रचना है? आलोक धनवा की रचना रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। दुनिया रोज बनती है कुंवर नारायण की नहीं, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। आलोक धनवा की अन्य रचनाएं हैं आम का पेड़, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था भाई। आंसर है बिल्कुल सही है। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ, जबकि मृत्यु 15 नवंबर सन 2017 को दिल्ली में हुई थी। एक कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तृतीय सप्तक के प्रमुख कवि थे, जिसका तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण को कौन सा सम्मान नहीं मिला है? तो कुंवर नारायण को भाई कौन सा सम्मान नहीं मिला वो हमें बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान इनको नहीं मिला है। आंसर डी बिल्कुल सही है। कुंवर नारायण को सरस्वती सम्मान नहीं मिला, जबकि प्रतिभा संपन्न कवि कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी 1955 में, व्यास सम्मान 1995 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह में है? तो इन दिनों में है। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित है भाई। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित है। आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, अपने सामने, बाल सरवा के बहाने और कुमार जीव आदि इनका महत्वपूर्ण काव्य रहेगा। आगे देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों या बात सरवा के बहाने। तो कोई दूसरा नहीं भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। प्रस्तुत कविता कवि कुंवर नारायण के कोई दूसरा नहीं काव्य से लिया गया है। कवि कुंवर नारायण को उनके संपूर्ण रचनाक्रम के लिए सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कविता के बहाने में कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो भाई चिड़िया के बहाने क्या है? कविता एक उड़ान है। भी आंसर बिल्कुल सही है। कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कवि कविता में कल्पना का पंख लगाकर उसे चिड़िया से भी ऊंची उड़ान भरने में समर्थ बना देता है। सबका सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है? सब घर एक कर देने का क्या अर्थ है भाई? भेदभाव रखना नहीं, भेदभाव नहीं रखना, बिल्कुल सही है। भी आंसर बिल्कुल सही है अपना। सब घर एक कर देने का आशय भेदभाव नहीं रखना है। कविता में बच्चों के बहाने से दिखाया गया है जिस प्रकार उनके खेल की कोई सीमा नहीं होती, आपसी कोई भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार कविता कविता की भी कोई सीमा नहीं, कविता का आदि और अंत नहीं, अतः कविता अनंत है। 10वां क्वेश्चन, बात सीधी थी किसके चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई? भाषा के, अलंकार के, भाव के या छंद के? बात सीधी थी भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बात सीधी थी भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण अपनी बात को सहज और सरल रूप में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किंतु समाज में प्रचलित भाषा के चक्कर में पड़कर भाव का सहज रूप नष्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जोर जबरदस्ती से किसकी चूड़ी मर गई? तो भाई बात की चूड़ी मर गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बी आंसर बिल्कुल सही है। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर जाती है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि बातों को स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित भाषा में व्यक्त न कर पाने के चक्कर में उसकी चूड़ी मर जाती है, अर्थात वह जिस बात को कहना चाहता है वह प्रभावहीन रह जाती है। अगला क्वेश्चन है बात कवि के साथ कैसे खेल रही है? तो कैसे खेल रही है? खिलौने की तरह, भाग्य की तरह, बच्चे की तरह, गेंद की तरह? तो भाई बात जो है कवि के साथ बच्चे की तरह खेल रही है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। बात कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही है। जहां शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से समान अर्थ के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे देखते हैं।
13वां क्वेश्चन है कविता की उड़ान कौन नहीं जान सकता। तो कौन नहीं जान सकता कविता की उड़ान? रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि या आलोचक? तो चिड़िया नहीं जान सकती। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जान सकती। कवि ने कविता को कल्पना की उड़ान दी है। कवि चिड़िया के बहाने से बतलाना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, जबकि कल्पना रूपी कविता की उड़ान भाव से भरी रहती है, जो पंख लगाकर कहीं भी उड़ जाने में समर्थ है। अगली कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर साहे जी इसके रचनाकार रहेंगे। प्रस्तुत कविता कवि रघुवीर साहे की है। इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए से लिया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। दूरदर्शन के संचालक जिस तरीके से अपाहिज लोगों से बार बार बेतुके प्रश्न पूछकर उनके दुख का मजाक उड़ाते हैं, यह कविता उन्हीं बातों को दर्शाती है। कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का सफल प्रयास किया है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और उससे लाभ कमाने के लिए मीडिया किसी भी हद तक जा सकती है। कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को भी रेखांकित किया है। ठीक है, अभ्यास देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई इस लेसन इस कविता के। तो पहला क्वेश्चन है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साहे, मुक्तिबोध है। तो भी रघुवीर साहे जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल सही है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के लेखक रघुवीर साहे है। अन्य कवियों की पंक्तियां देख लेते हैं। किंतु हम है द्वीप हम धारा नहीं, शीतल समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है सप्तस्विनी के। ये आगे जी की पंक्तियां हैं। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति और काफी बार ये पूछी भी गई है वे पंक्ति। ठीक है, और ये अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये मुक्तिबोध जी की पंक्ति और काफी बार पेपर में पूछी गई पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण क्लास है भैया आप सभी के लिए, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक मिनट भाई, एक मिनट क्वेश्चन रह गया है नीचे, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम असमर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की कविता है? तो देखते हैं भाई। तो भैया रघुवीर साहे जी की ऑप्शन अपना बिल्कुल सही था। सॉरी भाई, यहाँ से है, रघुवीर साहे जी की है। आंसर है बिल्कुल सही है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाई शीर्षक से लिया गया है, जो इनके काव्य संग्रह लोग भूल गए में संकलित है। इसमें रघुवीर साहे ने मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। मीडिया के लोग स्वयं को सामर्थ्य व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुवीर साहे के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वे पेशे से पत्रकार थे, बिल्कुल सही। वे सिद्ध कथाकार एवं कवि थे, सही है। रघुवीर साहे समकालीन कविता के एक संवेदनशील ग्रामीण चेहरा, यह गलत है भाई। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। सी आंसर गलत रहेगा, यानी क्वेश्चन का आंसर सी अपना बिल्कुल सही है। रघुवीर साहे समकालीन कविता के एक संवेदनशील ग्रामीण चेहरा है। यह कथन रघुवीर साहे के विषय में सही नहीं है। अन्य सभी विकल्प रघुवीर साहे के विषय में सही है। रघुवीर साहे जी की रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से है। अगला क्वेश्चन है रघुवीर साहे का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? सन 1929 ईस्वी में रघुवीर साहे का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, तथा मृत्यु 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है रघुवीर साहे किस सप्तक के कवि हैं? जो रघुवीर साहे हैं भाई, ये कौन से सप्तक के कवि है ये आपको बताना है।
तो तार सप्तक के, द्वितीय सप्तक के, तृतीय सप्तक के या चतुर्थ सप्तक के? तो रघुवीर साहे भाई दूसरे सप्तक के कवि रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। रघुवीर साहे अज्ञे द्वारा संपादित द्वितीय सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ उसके कवि है। द्वितीय सप्तक के कवि हम देख लेते हैं और सप्तक में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। ये दूसरे सप्तक के भाई, दूसरे सप्तक में जो लेखक थे वो है ये। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर दुख, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो कैमरे में बंद अपाहिज लोग भूल गए। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय के कविता संग्रह लोग भूल गए में संकलित है। सीढ़ियों पर धूप 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1979 में, एक समय था 2003 ईस्वी में आदि इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। सातवां क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस साहित्य के लिए मिला था? आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था या लोग भूल गए? ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा, लोग भूल गए के लिए। आंसर डी बिल्कुल सही है। रघुवीर सहाय लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी का उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि किस पर कटाक्ष किया है? भाई कैमरे में बंद जो कविता है इस पर कवि ने किस पर कटाक्ष किया है? तो मीडिया व्यापार पर, दुकानदार पर, समाज पर, अपाहिज पर। तो मीडिया व्यापार पर क्या है, कवि ने कटाक्ष किया है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया है। आज का दौर निसंदेह व्यवसायिकता का युग है। धन समाज तथा व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं लोग पैसे के लिए अपना जमीर बेच दे। जो किसी की करुणा बेचकर उसका अपमान करके पैसे कमाए, इसी को लेकर कवि रघुवीर सहाय मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर कौन दुख दर्द को भी बेचने का काम करता है? तो दूरदर्शन। से आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल सही है। सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दूरदर्शन अपाहिज को मोहरा बनाकर दुख दर्द बेचने का काम करता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मीडिया संचालन अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरामैन किसे एक साथ रोते हुए देखना चाहता है? तो दर्शक और अपाहिज को। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरामैन के सामने संचालक दर्शक और अपाहिज को एक साथ रोते हुए देखना चाहता है। दूरदर्शन वाले दोनों को रुलाकर कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि अपाहिज कैमरे पर रोए और दर्शक भी उसकी करुणा व्यथा को देखकर रोए, जिससे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है 11वां, दुर्बल को हम कहां लेकर जाएंगे? तो दुर्बल को हम कहां लेकर जाएंगे? बंद कमरे में। भाई कहां पर लेके जाएंगे? बंद कमरे में। आंसर डी बिल्कुल सही है। दुर्बल को हम बंद कमरे में लेकर जाएंगे। कविता में अपाहिज को दुर्बल दिखाया गया है, जबकि दूरदर्शन संचालक जो अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उसके साथ प्रश्न की झड़ी लगाता है उसे समर्थवान बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, समय कम है, समय ज्यादा है, पर्दे के लिए समय चाहिए, अपाहिज की आड़ में व्यवसायिकता को खोज लेना। डी आंसर अपना सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पंक्ति अपाहिज की आड़ में व्यवसायिकता को खोज करना है। आज के वर्तमान दौर में मीडिया या चैनल वालों ने अपने को समाज का हितैषी दिखाकर खबरों को व्यवसायीकरण करने से नहीं चूकते। खबर समाज को
अच्छा लगे या बुरा, उसका प्रभाव समाज में क्या होगा, इससे उनका सरोकार कम ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? पंक्ति अपाहिज के लिए क्या है? तो क्या है ये? क्रूरता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये बिल्कुल सही है। अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? पंक्ति अपाहिज के लिए यह शब्द क्रूरता है। जब कोई व्यक्ति अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा, बहरे को बहरा कहता है तो यह व्यक्ति के साथ क्रूरता है। उसी प्रकार कविता में अपाहिज को अपाहिज बोलकर कैमरे के सामने उसे अपमानित किया जाता है। भाई आगे भाई सहज स्वीकारा कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, तो देखते हैं। इस कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविता लिखी उनमें एक है सहज स्वीकारा, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। जो सहज स्वीकारा कविता है ये कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। ये पेपर में पूछे जा सकते क्वेश्चन है भाई। आगे है, मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, सहर्ष संघर्ष अवसाद भाव को सहज अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान की है। कवि उस विशिष्ट सत्ता को संबोधन करके कहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ उसी सत्ता का दिया हुआ है। भाई अभ्यास देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। हमने अभी ऊपर देखा है। भाई आंसर बिल्कुल सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी में ग्वालियर जिले के श्योपुर गांव में तथा मृत्यु 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध था। वे एक पुलिस अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध किस सप्तक के प्रमुख कवि हैं? तो किस सप्तक के हैं भाई? तार सप्तक के, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञा द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रमुख कवि है। तार सप्तक 1943 में प्रमुख कवि संकलित है, जो निम्न है। कौन कौन से देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर वाजपेयी या बलवंत, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये 7 कवि हैं भाई तार सप्तक में। अगला क्वेश्चन है, सहज स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अभी हमने ऊपर देखा था, तो भूरी भूरी खाक धूल में। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। सहज स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। जबकि अंधेरे में तथा भूल गलती कविता मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। ठीक है, अंधेरे में कविता और भूल गलती कविता चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है भाई। अगला क्वेश्चन है, उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में दिया गया है? तो ये किसके संदर्भ में है भाई? ये मुक्तिबोध जी के संदर्भ में है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। ठीक है, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने दृष्टिकोणों से देखा और कहा। प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। ठीक है, अंधेरे में कविता को। नामवर सिंह ने अस्मिता खोज कहा है। निर्मल जैन ने अंशस्थल का विप्लव कहा है। रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता कहा है भाई अंधेरे में कविता को। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहज स्वीकारा है। पंक्ति में सहज स्वीकारा कविता का क्या आशय है? खुशी से स्वीकारा, दुख से स्वीकारा, गलती से या जोर जबरदस्ती से? तो खुशी से स्वीकारा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। सहज स्वीकारा का आशय खुशी खुशी स्वीकारना है। यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के छायावादी चेतना से प्रभावित है। कविता में मुक्तिबोध जी ने कहा है कि जीवन में आने वाले सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, सहज अवसाद, उठा पटक आदि विभिन्न भावों को समेटते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए तथा
किसे प्राबंध मानकर खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर जो आ गया, ठीक है, ये इनके वाचक शब्द है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहां यहाँ चांद के रूप को सुनहला बताया गया है। जब उपमेय में उपमान का संभावना या कल्पना की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात। अगला क्वेश्चन है, सहज स्वीकारा है कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका के चेहरे की तुलना किससे की है? तो किससे की भाई? चांद से की है। बी आंसर बिल्कुल सही है। सहज स्वीकारा कविता में कवि ने गरीबी को क्या कहा है? तो क्या कहा है? गर्बीली कहा है गरीबी को। ठीक है, सहज स्वीकारा कविता में कवि ने गरीबी को गर्बीली कहा है। गर्बीली शब्द का प्रयोग से कवि का आशय यह है कि वह गरीब है पर इस बात का उसे गर्व है, घमंड है। सहज स्वीकारा है कविता में कवि किसे कमजोर और अक्षम बताता है? तो किसको बताता है? आत्मा को कमजोर और अक्षम बताता है। अगला क्वेश्चन है, पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में यहाँ विवरो शब्दों का क्या अर्थ है? विवरो शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? बिल। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में यहाँ विवरो शब्द का अर्थ बिल है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि मैं पतालों की अभेद अंधेरी गुफाओं में भीषण अकेली बिल या सुरंग में घुस जाऊं तथा धुआं के साथ बादल में लापता हो जाऊं, जिससे मुझमें कोई न मिल सके। ठीक है, आगे कविता है उषा। ठीक है, उषा कविता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की ये कविता रहेगी। ठीक है, प्रस्तुत कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, उसमें हुआ था। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है इन्होंने। प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ 1943 से हुआ। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। उन्होंने 1977 ईस्वी में उनकी कृति चुका भी हूं नहीं में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भाई शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं नहीं मैं, इसके लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना है। उषा काल को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 12 मई 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कुछ कविताएं चुका भी हूं मैं नहीं, भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी कृति चुका भी हूं मैं नहीं के लिए 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा शमशेर को मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार 1987 ईस्वी और कबीर सम्मान 1979 में मिला। शमशेर की गद्य रचनाएं हैं, दो आब 1948, निबंध संग्रह है, प्लाट का मोर्चा 1952, कहानी और स्केच संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं, दो आब, प्लाट का मोर्चा एवं कुछ डारिया का एक त्रित संकलन है। संपादक मलियज एवं रजना अरगड़े है भाई, तो ये याद रखना है। कुछ और गद्य रचनाएं, संपादक रंजना अरगड़े रहेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उषा तो है, सारनाथ की एक शाम भी है, सुबह भी है, डूबता चांद कब डूबेगा ये इनकी रचना नहीं, बल्कि ये मुक्तिबोध जी की रचना रहेगी। ठीक है, तो डूबता चांद कब डूबेगा शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं, यह मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं, काट का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती और अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है, कवि शमशेर बहादुर जी का जन्म कब हुआ था? 1912, 1913, 1915 या 1911 में? तो हमने ऊपर अभी देखा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था भाई? तो 1979। ये तो 20 में, सॉरी, एक मिनट भाई, एक मिनट,
शमशेर बहादुर सिंह का जन्म भाई 1911 ईस्वी में हुआ था। ये गलत दे रखा है, 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो कुछ कविताएं में संकलित है। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के कुछ कविता काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविता 1961, चुका भी हूं नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक का संपादन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था भाई। ये आंसर बिल्कुल सही है। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञा द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के प्रतिनिधि कवि हैं, जिसका संपादन 1951 में हुआ था। दूसरे सप्तक में संकलित कवियों का विवरण देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह भवानी प्रसाद मिश्र, सुकंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1977 ईस्वी में मिला था भाई। सी बिल्कुल ठीक आंसर। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके काव्य संग्रह चुका भी हूं मैं नहीं के लिए 1970 में मिला था। अज्ञे ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। और किसने कहा है? तो अज्ञे जी ने कहा है। याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब कहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया है? तो किसके समान बताया? नीले शंख के समान बताया है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, पंक्ति का आशय क्या है? तो पवित्रता से है भाई। डी आंसर बिल्कुल सही है। राख से लिपा हुआ चौका पंक्ति का आशय पवित्रता से लिया गया है। कवि ने भोर के समय के आकाश को राख से लिपा हुआ गीला चौका बताया है। जिस प्रकार ग्रामीण महिलाएं खाना बनाने के बाद चूल्हे को राख से पोत देती है और उसमें सुबह तक नमी बनी रहती है, उसी प्रकार कवि ने आकाश की तुलना राख से लिपा हुआ चौके से की है, जिसमें नमी है और रंग गहरा राख सा है। अगला क्वेश्चन है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी किसी ने पंक्ति में कवि ने स्लेट किसे कहा है? तो स्लेट किसे कहा भी? आकाश को कहा है। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल सही है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी किसी ने, स्लेट को कवि ने आकाश के रूप में बतलाया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सुबह के समय अंधेरे में आकाश को स्लेट के समान काला बताया है भाई। अगला क्वेश्चन है, नील जल में किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है भाई? इसको सॉरी, कौन सा भाव है? इसमें कौन सा भाव है? नील जल में किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो चमकता का अभाव भाव है भाई। आंसर से बिल्कुल सही है। नील जल में किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में चमकता का भाव दिखाई गया है। कवि कहता है कि भोर के समय जब आकाश में नीला रंग छा जाता है तथा सूर्य की श्वेत आभा दिखने लगती है, उस समय की आभा का सौंदर्य मानो नीले रंग के जल में कोई सुंदरी की देह चमक रही है। अगला क्वेश्चन है, उषा काल में हो रहे परिवर्तनों को कवि ने किसके माध्यम से दिखाया है? तो ग्रामीण उपमानों के माध्यम से दिखाया है भाई। आंसर बिल्कुल सही है। उषा काल में हो रहे परिवर्तनों को कवि ने ग्रामीण उपमानों के माध्यम से दिखाया है। कवि शमशेर बहादुर ने उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है, जिसमें कवि ने ग्रामीण उपमानों से कविता में रंग भर रखा है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल आदि भी। अगला क्वेश्चन है, उषा कविता में किसका जादू टूटता है जिसके बाद सूर्योदय होता है? तो उषा कविता में किसका जादू टूटता है? तो उषा का ही जादू टूटता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। उषा कविता में उषा का जादू टूटता है, उसके बाद सुबह होती है। आशय यह है कि रात बीतने के बाद सुबह होने से पहले मंद प्रकाश रहता है, उसके खत्म होने के बाद सूर्योदय होता है। अगली कविता है भाई बादल राग। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रस्तुत कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म सन 1899 में महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। ठीक है, कविता बादल राग निराला द्वारा रचित अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है।
ठीक है। जो बादल राग है भाई निराला जी की कविता, वो अनामिका जो इनका काव्य संग्रह है उसमें प्रकाशित हुआ था और 6 खंडों में है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है, ध्यान रखना है, छठा खंड लिया गया है। इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया है। कविता में बादलों की तुलना दमित और शोषित समाज से की गई है। कविता में प्रकृति के रौद्र रूप से के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया है भाई। आगे देखते हैं। कविता का मुख्य विषय सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता और इसके लिए संघर्ष है। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं मिलती हैं। निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बंगला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में संगीतात्मकता और गैता का भी गुण पाया जाता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है निराला जी के बारे में, ये हमें बताना है भाई। ठीक है, तो देखते हैं। कविता में भारतीय परंपरा और गौरवशील मूल्यों का अभाव, आगे देखते हैं, अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई। सही है वो बताना है, ये गलत है, ये भी गलत है, सही है, हाँ बिल्कुल जो सही है वो बताना है। भारतीय परंपराओं और गौरवशाली मूल्यों का अभाव नहीं था इनकी कविता में। अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई, गलत है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते, बिल्कुल सही है। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है, ये भी क्या है, गलत है। तो सही क्या है इसमें? ओनली सी ऑप्शन सही रहेगा अपना आंसर। सी बिल्कुल सही है। कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, यह कथन निराला के बारे में सही है। शेष कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियां रहेगी भाई। ठीक है, और ये क्या है, जो इनकी रचना है स्रोत स्मृति, उससे ये पंक्तियां ली गई है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, लेकिन झरना नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसर डी बिल्कुल सही है, झरना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। झरना 1918 में प्रकाशित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या केचवा छंद भी कहते हैं। निराला की काव्य कृतियां हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नयपत्ती 1946, गीत गुंज 1954, सांध्या काकली 1969 इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है, याद रखना है आपको। उर्वशी 1909 ईस्वी, वन विमल 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, कोशवास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसन 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का मेहता 1914, त्रिधारा 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रहेंगी। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात है, सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक है। ठीक है, प्रथम कविता सावन पंचक है। सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से ये प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली में प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। कमायनी 15 सर्गों में विभक्त है। समरसता, वाद, आनंदवाद, दर्शन और तांटक छंद में ये लिखा गया है भाई कमायनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असनिपात से शामित उन्नत शत सतवीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन सपर से सपर्दाधीर वाक्य पंक्तियां किस रचनाकार की है?
तो किस रचनाकार की है? सुमित्रानंद पंत के, जयशंकर प्रसाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, महादेव वर्मा की। तो ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रहेगी भाई। और बादल राग से ये पंक्तियां ली गई है। आंसर सी बिल्कुल सही है। उपयुक्त वाक्य पंक्तियां छायावाद के कवि निराला जी की कविता बादल राग में से ली गई है। निराला की कविता बादल राग परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। निराला की स्रोत स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। क्या निराला की अनामिका द्वितीय संस्करण में संकलित कविता जो 1938 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना है। स्रोत स्मृति 1935 में, सम्राट हेडवर्ड के प्रति प्रेषी, राम की शक्ति पूजा 1936 में, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है ये 1935। तो ये सभी रचनाएं किसमें है भाई, किसमें संकलित है? द्वितीय संस्करण जो था अनामिका का, उसमें। परिमल में, जो परिमल इनका कविता संग्रह, इसमें है अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, ठीक है, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग, ये परिमल में संकलित रचनाएं हैं। आगे है, महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। इनकी रचना इस प्रकार है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। ध्यान रखना, जो सप्तपर्णा इनकी रचना है, इसमें जो ऋग्वेद के मंत्र है उसका हिंदी काव्य अनुवाद किया गया है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रदीप, इनका जो महादेव वर्मा है, इनका सबसे प्रिय प्रतीक क्या है? दीपक और बादल है भाई, ठीक है, दीपक और बादल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह निराला का नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? गीतिका भी है, नए पत्ते भी, बेला भी है, लेकिन अपने सामने ये निराला जी का कविता संग्रह नहीं बल्कि कुंवर नारायण जी का काव्य संग्रह रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, कविता के बहाने, परिवेश, हम तुम इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? महिषादल, बंगाल में हुआ था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर है बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी सन 1896 ईस्वी में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनका प्रत्येक गांव गढ़गोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश है। निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर को 1961 में प्रयागराज में हुई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के प्रमुख कवि है? तो छायावाद के प्रमुख कवि है भाई। आंसर सी बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद काल के प्रमुख कवि है। छायावाद काल का समय 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा आती है। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका शारदा में किया था। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में है भाई? ठीक है, किस काव्य संग्रह में है? तो किसमें है भाई? बादल राग, ये अनामिका काव्य संग्रह में रहेगी भाई, और ये 6 खंडों में प्रकाशित है। राम की शक्ति पूजा तथा स्रोत स्मृति किस काल की प्रमुख कविताएं हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं, कवि के, सॉरी, काल की नहीं, कवि की। आंसर भी बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935। कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख लंबी कविता है जो अनामिका काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित है। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कीर्तिवास का बंगला रामायण है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो किसका है? क्रांति वर्ग का प्रतीक है। सी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल सही है। बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों के माध्यम से समाज में व्याप्त पीड़ा, दुख, दमन और विद्रोह की भावना को दर्शाया है। बादल राग कविता समाज में परिवर्तनों तथा शोषितों की मुक्ति के लिए प्रेरणा स्वरूप है। कविता में कवि निराला ने बादलों को क्रांति का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। बादल राग कविता में कवि ने जग के दग्ध हृदय का प्रयोग किसके लिए किया है?
तो शोषित वर्ग के लोगों के लिए किया है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कवि निराला ने शोषित वर्ग के लिए जग का दग्ध हृदय कहा तथा उन्होंने अभाव शोषण के कारण जी रहे लोगों पर करुणा रूपी जल को बरसने की प्रार्थना की है, जिससे क्रांति का संचार हो, निम्न वर्ग का उद्धार हो तथा सुविधा भोगी जनों का दमन हो। तो अगला है, आगे देखते क्वेश्चन। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, असनिपात से सापित उन सत सत वीर पंक्ति में असनिपात का अर्थ क्या है? तो बिजली का गिरना। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये सही है। कवि यहाँ कहता है कि हे बादल, तुम्हारे भयंकर वज्रपात के सामने भीषण आवाज तब बिजली के गिरने से सापग्रस्त ऊंटी के शिखर पर बैठे सैकड़ों वीर योद्धा हारकर मिट्टी में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आतंक का भवन किसे कहा है? तो आतंक का भवन किसे कहा है? तो अट्टालिका को कहा है आतंक का भवन। ठीक है, आंसर ये बिल्कुल सही है। बादल राग कविता में कवि निराला जी ने अट्टालिका को आतंक का भवन कहा है। अट्टालिका का अर्थ महल होता है। आतंक अंक पर कांप रहे पंक्ति में किसके कांपने की बात कही है? तो भाई आतंक अंक पर कांप रहे, तो कौन? धनी व्यक्तियों को कांपने की बात कही है। बादल राग कविता में बादलों को अधीर होकर कौन बुला रहा है? तो कृषक वर्ग बुला रहा है भी बादलों को अधीर होकर। आगे कवितावली उत्तरकांड से है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये दो कविताएं करेंगे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है भाई ये। तो प्रस्तुत पाठ के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वप्रिय कवि है। शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में अर्जन क्षमता होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा अवधि और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है अतः जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। कवित्त में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार के सभी लोग अच्छे बुरे काम बिना धर्म अधर्म की परवाह किए पेट की आग को शांत करने के लिए करते हैं। पहले सवैये में कवि ने अकाल व गरीबी को प्रदर्शित किया है। दूसरे सवैये में कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के लंका कांड में से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने के प्रसंग का कवि ने मार्मिक वर्णन किया है। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर्मन में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा ही सामने आ जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रसन्न, रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका नहीं है, तुलसीदास की रचना केशवदास की रचना रहेगी। रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं। रामचंद्रिका 1601 में प्रकाशित 39 प्रकाशों में लिखा गया एक प्रबंध काव्य जिसके लेखक केशवदास जी रहेंगे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेत्रु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरमे रामायण और कवितावली। केशवदास की रचनाएं है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावरी, वीर सिंह, देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक और छंदमाल। ये केशव जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित है। तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं है, नहीं थी भाई, यही गलत लग रहा मेरे को। आगे देख लेते हैं। सी, जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझती। बिल्कुल ठीक। अपने समय में हिंदी प्रदेश में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये भी बिल्कुल सही है, तो बी गलत है। ठीक है, तुलसीदास की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी पैठ थी वही। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां, ठीक है, अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को जो प्राप्त उपाधियां हैं वो देखते हैं। उपाधि और प्रस्तुता, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने उनको रूपकों का बादशाह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। डॉक्टर उदय भान सिंह ने
उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है तुलसीदास को। तुलसी ने सर्वप्रथम मानस रस खान को सुनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तुलसीदास को लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पेट, जीवन में तुलसी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ, प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई। यही गलत है भाई। तुलसीदास दार्शनिक और लौकिक सत्र के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि थे। बिल्कुल सही है, सी आंसर अपना क्या है, गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो सन 1532 ईस्वी में गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था भाई। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नरहरिया दास था भाई। गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु नर हरिदास थे। नर हरिदास रामानंद के 12 शिष्य में से एक थे। नर हरिदास का पूरा नाम नर हरियानंद था। रामानंद से दीक्षा लेने के बाद नर हरिदास हो गए थे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है भाई। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है। यह 7 कांडों में विभक्त है, जिसमें भगवान राम के जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी को पूर्ण किया था। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरी हुई थी। वही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित मुक्त काव्य है। इसमें कितने कांड है? तो इसमें भी 7 कांड है। बी आंसर सही है। कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित मुक्त काव्य, जिसमें भगवान राम के इतिहास का वर्णन है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। हिंदी का जातीय कवि किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। अभी जातीय कवि हिंदी का डी आंसर बिल्कुल सही है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों की उक्तियां देख लेते हैं। कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को नाभादास ने कहा है। मुगल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा तुलसीदास को। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा तुलसीदास को। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा भी तुलसीदास को। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बलि बनी को बनिज न चाकर को चाकरी। कवित किसके लिए गया है? किसका कवित है भाई ये? किससे लिया गया? सॉरी, ये कवित जो है किससे लिया गया? रामचरितमानस से, कवितावली से, दोहावली से, गीतावली से? तो ये कवितावली से लिया गया है। बी आंसर बिल्कुल से। प्रस्तुत कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, यह कौन सा समय आ गया है जिसमें किसानों को खेती नहीं है, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही, बनियों को व्यापार नहीं मिल रहा, नौकरी करने वालों के पास काम नहीं है। अतः प्रभु आप इस संकट को खत्म कर सभी उद्धार करें भाई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऊंचे नीचे करत अघ्रम करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। में तुलसीदास जी किसके लिए बेटा बेटी बेचने की बात कहते हैं? तो पेट के लिए बेटा बेटी को बेचने की बात कहते हैं। आंसर है बिल्कुल सही। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं। उन्होंने धर्म अधर्म का ख्याल नहीं है। लोग पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए विवश हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने स्वयं को किसका गुलाम कहा है? तो किसका? राम का गुलाम कहा है। आंसर से बिल्कुल सही है। तुलसी सरनाम गुलामू राम को पंक्ति में तुलसीदास जी स्वयं को राम का गुलाम कहा है। तुलसीदास जी की भक्ति क्या है? दास्य भाव की थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है भी तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो दास्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक प्रसंग कहां से लिया गया है? तो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जब वही लक्ष्मण जी मूर्छा हो जाते हैं वहां का। आंसर भी बिल्कुल सही है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें भगवान श्री राम के मूर्छा लगने के बाद का विलाप कर रहे हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो,
पंक्ति में भगवान राम किसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो हनुमान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण को मूर्छा लगने पर विलाप कर रहे कि आधी रात बीत गई, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अभी तक वापस नहीं आए। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहि नाथ तुरंत, अस कही आयुषु पाई पद बंदी चलियो हनुमंत। पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो ये इसमें इस पंक्ति में क्या है? तो दोहा है भाई। ना चौपाई है, ना सोटा, ना कविता, इसमें दोहा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रस्तुत दोहे में हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत की आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। दोहा अर्ध सममात्री छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम ने किसके बिछड़ने के लिए पिता की आज्ञा को भी इनकार कर वन में न आने की बात कही है? तो अभी लक्ष्मण को। आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। भगवान राम ने लक्ष्मण के मूर्छा के समय अधीर होकर विलाप कर रहे भाई है, यदि मुझे पता होता कि यहाँ आकर अपने प्रिय लक्ष्मण को खोना पड़ेगा तो वे पिता की आज्ञा को भी इनकार कर वनगमन का त्याग कर देते। अगला क्वेश्चन है, जेहू अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है? दोहा है, चौपाई है, सोरठा या रोला है? तो चौपाई है भाई इसमें। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भगवान राम यहाँ विलाप कर कहते हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा, क्या कहूंगा कि नारी के लिए प्रिय भाई को युद्ध में खो दिया। यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु वर्ण होता है। आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन, लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? तो कुंभकर्ण के पास जाता। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार सुनकर रावण कुंभकर्ण के पास जाता तथा उसे जगाने के लिए विविध प्रकार के उपाय करता है। तुलसीदास जी ने कौन सी रचना नहीं लिखी है? तो अष्टयाम नहीं लिखी है। आंसर सी बिल्कुल सही। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलीला नहचू, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। अष्टयाम नाभादास जी की रचना है, जिसमें भगवान श्री राम के दिनचर्या का वर्णन है। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय वानर, आए गए हनुमान जिमि करुण में वीर रस। तो इसमें प्रस्तुत पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? दोहा है, चौपाई है, कविता है या सोटा? तो सोटा है भाई इसमें। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति में सोटा छंद का प्रयोग किया गया है। सोटा मात्रिक छंद है, जो दोहे का उल्टा होता है, जिसके प्रथम और तृतीय अंक में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, मम हित लागी तेजहु पिता, जेहु विपिन हिम आतप बाता। प्रस्तुत चौपाई छंद में भगवान राम के हित के लिए कौन माता पिता को छोड़ दिया था? तो लक्ष्मण ने अपने माता पिता को छोड़ दिया था। आंसर सी बिल्कुल सही है। भगवान राम लक्ष्मण मूर्छा के समय कह रहे हैं कि मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण, जो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता था, मेरे उपकार के लिए उसने अपने माता पिता का त्याग कर मेरे साथ वन चला आया और जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात सब सहन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण विखलाइन। पंक्ति में 10 कंध का वचन सुनकर कौन विलाप कर रहा है? तो भाई कुंभकर्ण विलाप कर रहा है। आंसर डी बिल्कुल सही है। 10 कंधर का वचन सुनकर कुंभकर्ण विलाप कर रहा है। 10 कंधर रावण को कहा जाता है। रावण को लंकापति, दशानन, 10 शीश, लंकेश, 10 मुख, 10 दंभकंठ आदि पर इनके रावण के प्रमुख नाम है भाई। आगे है रुबाइया और गजल। फिराक गोरखपुरी इसके रचनाकार रहेंगे। देखते हैं भाई। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? फिराक गोरखपुरी है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर में हुआ था। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी काटनी पड़ी।
इनका मूल नाम रघुपति साहेब फिराक था। काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइया एक हिंदी कविता संग्रह है जो माँ बच्चे के प्यार को व्यक्त करता है। इस कहानी में एक माँ अपने बच्चे के साथ अपने प्यार और संवाद की दृष्टि से जुड़ी है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना फिराक गोरखपुरी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गुले नगमा तो है, बज में जिंदगी भी है, रंगे शायरी भी है, लेकिन ठंडा लोहा इनकी नहीं है। धर्मवीर भारती जी की रचना रहेगी। आंसर डी बिल्कुल सही है। ठंडा लोहा फिराक गोरखपुरी की रचना नहीं है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। रघुपति साहिब फिराक उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है। फिराक की रचना है गुलमे गुलने नगमा, मशल, रूहे कायनात, नगम ए साज, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, हजार दास्तान, नकुश, आधी रात, सत्यम शिवम सुंदरम, परछाइया इत्यादि। धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती की रचनाएं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959 और देशांतर। अगला क्वेश्चन है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाती बच्चे की हंसी। उपयुक्त काव्यांश निम्नलिखित में से किसकी कविता है? तो शमशेर बहादुर सिंह है भाई, फिराक गोरखपुरी है, रघुवीर सहाय है, सवेसा दयाल सक्सेना है। तो फिराक गोरखपुरी इसके रचनाकार रहेंगे। आंसर भी बिल्कुल सही है भाई, एक मिनट रुको। आंसर भी बिल्कुल सही। उपयुक्त काव्यांश फिराक गोरखपुरी की कविता से है। प्रस्तुत कविता पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइया शीर्षक से उद्घट है। इन पंक्तियों में शायर ने एक माँ के अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव को वर्णित किया है भाई। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं। कुछ कविताएं चुका भी हूं नहीं मैं, इतने अपने पास, बात बोलेगी सुकून की तलाश में, रघुवीर साहे, सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए एक समय था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किया, काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं और जंगल का दर्द। अगला क्वेश्चन है। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 में उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में तथा मृत्यु 3 मार्च सन 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय है। बी आंसर बिल्कुल सही है। काफी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ये। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। सॉरी भाई। फिराक गोरखपुरी की प्रसिद्ध गजल नज़्में रुबाइयों में अधिक है। उर्दू साहित्य में इनका विशेष योगदान है। जबकि फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर पद पर भी कार्य कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है। स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए किसने डिप्टी कलेक्टर पद का त्याग कर दिया था? तो किसने कर दिया था भाई? रघुपति सहाय जी ने कर दिया था। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी ने सन 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर पर चयनित हुए पर स्वराज आंदोलन में भाग लेने के लिए सन 1918 में पद त्याग कर दिया था तथा स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ने लगे, जिसके लिए 1.5 साल तक जेल में भी रहे थे। फिराक गोरखपुरी को कौन सा सम्मान नहीं मिला? तो कौन सा सम्मान नहीं मिला भाई? सरस्वती सम्मान नहीं मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, पद्म भूषण भी मिला, लेकिन सरस्वती सम्मान इनको नहीं मिला था। आंसर डी बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। फिराक गोरखपुरी को सरस्वती सम्मान नहीं मिला, जबकि फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि मिला गए। फिराक गोरखपुरी को उनकी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो गुल्ले नगमा के लिए, बज्जे जिंदगी रंग शायरी, उर्दू गजल गोई या धरती की करवट। तो गुल्ले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भाई। और कब? 1960 में। इनकी प्रमुख रचनाओं में गुल्ले नगमा, मशल, रूए कायनात, नगमे एसाज, गजल लिस्तान, रूप, धरती की करवट, हजार दास्तां, बजे जिंदगी, रंग शायरी आदि प्रमुख है।
अगला क्वेश्चन है, माँ अपने बच्चे को लेकर कहाँ खड़ी है? तो कहाँ खड़ी है? आंगन में खड़ी है। आंसर बिल्कुल सही है। माँ अपने प्यारे शिशु को आंगन में लेकर खड़ी है। कभी उसे अपने हाथों से झुलाती है, कभी हवा में उछाल देती है, जिससे शिशु माँ के हाथों में खिलखिलाकर उठता है। माँ बच्चे को कहाँ थाम कर कपड़े पहनाती है? तो घुटनियों में थाम कर। ये आंसर सही रहेगा। किस त्योहार में घर सजे और पुते साज सज्जा से युक्त है? तो भाई दिवाली पर भी आंसर ठीक रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। होली, दिवाली तथा रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, किंतु आमतौर पर लोग दिवाली पर अपने अपने घरों को रंगा पुता कर साज सज्जा करके दीप उत्सव का त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखे देख आईने में चांद उतर आया शब्द में कौन सा अलंकार? तो इसमें उपमा अलंकार है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए हैं, मैं जर्रा जर्रा में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। गजल किस शब्द का गजल किस भाषा का शब्द है? तो भाई अरबी का शब्द है ये आंसर बिल्कुल सही है। गजल अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी कविता की एक शैली है। हिंदी साहित्य कोश में गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना। फिराक गोरखपुरी ने गजल को कहा है कि गजल असंबंध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। अगला क्वेश्चन है, उसको उतना दी पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। उसको उतना ही पाते हैं, गलत लिखा हुआ भी, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खो लेते हैं। पंक्ति खुद को खोने का आशय क्या है? अहंकार करना, अहंकार खोना, गर्व करना, इनमें से कोई नहीं, तो अहंकार खोना। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कवि यहाँ गजल के माध्यम से कहता है कि जो मनुष्य स्वयं के अहंकार को खोकर प्रेम के प्रति जितना समर्पण करेगा उतना ही उसे प्रेम प्राप्त होगा। आगे कविता, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। उमा शंकर जोशी इसके लेखक रहेंगे भाई। तो देखते हैं, प्रस्तुत दोनों कविताओं के कवि उमा शंकर जोशी हैं। इनका जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ था। इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तरा रामचरित्र का गुजराती में अनुवाद किया है। आजादी की लड़ाई के दौरान उमा शंकर जोशी को जेल जाना पड़ा था। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने कागज को खेत के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि को कागज का पन्ना एक चकोर खेत की तरह प्रतीत होता है। कविता का मुख्य विषय साहित्य की अनंतता और उसके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई अब इसके। उमा शंकर जोशी की कृतियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा असंगत है भाई? महाप्रस्थान एकांकी है, शहीद कहानी है, विश्वमा कविता श्रावणी उपन्यास है। विश्वमा कविता नहीं है, ये आपका गलत कथन है भाई, असंगत में आता है। आंसर से बिल्कुल सही है। उमा शंकर जोशी की कविताओं में विश्वमा कविता संगत युग्म है। गुजराती कविता के सख्त हस्ताक्षर उमा शंकर जोशी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा है, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। उमा शंकर जोशी की रचनाएं हैं एकांकी है इनकी विश्व शांति, गंगोत्री, निषिद्ध काफी बार पेपर में पूछी गई है, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि। कहानी है सापना भारा, शहीद। उपन्यास है श्रावणी मेणो और विषामो। निबंध है पार काजव्या। ठीक है, पहले भी पेपर में पूछी जा चुकी है ये रचनाएं। उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। छोटा मेरा खेत कविता में खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। ठीक है, कवि को कागज का पन्ना चकोर खेत की तरह लगता, बिल्कुल सही है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कभी समाप्त नहीं होता। साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। तो अपना सी आंसर इसका गलत रहेगा भाई। ठीक है, सी आंसर गलत है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कभी समाप्त नहीं होता। कथन उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के बारे में सही नहीं है। इस कविता में जोशी जी खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमा शंकर जोशी की नहीं है? तो विषम शांति, गंगोत्री, ग्राम श्री या निशीथ। तो ग्राम श्री जो है ये उमा शंकर जोशी जी की रचना
नहीं है। ये आगे देखते हैं। आंसर सी बिल्कुल सही है। ग्राम श्री उमा शंकर जोशी की रचना है। यह सुमित्रानंद पंत की काव्य रचना है, जबकि विश्व शांति गंगोत्री और निषिद्ध उमा शंकर जोशी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की काव्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगांत, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा भाई। अगला क्वेश्चन है, उमा शंकर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही है। उमा शंकर जोशी महत्वपूर्ण गुजराती साहित्यकार है। इनका जन्म 21 जुलाई 1911 ईस्वी बामणा, गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1988 में मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामायण का अनुवाद उमा शंकर जोशी ने किस भाषा में किया? तो भी गुजराती भाषा में किया था। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उमा शंकर जोशी की रचनाएं हैं, तो कौन सी रचनाएं हैं? विश्व शांति, गंगोत्री, महाप्रस्थान, इनमें सभी, तो सभी रचनाएं उमा शंकर जोशी की हैं। ठीक है, ये गुजराती साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निषिद्ध, महाप्रस्थान, प्राचीना, बसंत वर्षा, आतिथ्य आदि इनकी प्रमुख है भाई। उमा शंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो किस पत्रिका का संपादन किया? बुद्धि, निषिद्ध, विश्व शांति या संस्कृति? तो संस्कृति पत्रिका का संपादन किया है। बी आंसर बिल्कुल सही है। उमा शंकर जोशी संस्कृत नामक मासिक पत्रिका का संपादन 1947 ईस्वी से प्रारंभ किया। इसका संपादन सन 1984 ईस्वी तक किया। संस्कृति बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत तथा बुगलों के पंख कविता किस कवि की कविता है? तो उमा शंकर जोशी जी की कविता रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, उमा शंकर जोशी ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? उमा शंकर जोशी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1969 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंसर बिल्कुल सही है। उमा शंकर जोशी को उनके काव्य संग्रह निषिद्ध के लिए सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा इनके द्वारा लिखे समालोचना पुस्तक कामिनी श्रद्धा के लिए सन 1973 ईस्वी में गुजराती साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था भाई इनको। अगला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में किस तत्व की प्रधानता है? तो भाई कल्पना की प्रधानता है इसमें। ठीक है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि उमा शंकर जोशी ने कल्पना तत्व की प्रधानता से कविता में रंग भरा है। अगला क्वेश्चन है, कवि उमा शंकर जोशी ने किसे अपना खेत कहा है? तो किसे कहा भी? कागज को अपना खेत कहा है। आंसर ये बिल्कुल सही है। कवि उमा शंकर जोशी कल्पना का सहारा लेकर रूपक के माध्यम से अपने कवि कर्म को कृषक के समान बतलाया है तथा कागज को अपना खेत कहा है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कवि उमा शंकर जोशी छोटा मेरा खेत कविता में रस का अक्षय पात्र किसे कहा? तो किसे कहा है? कविता को कहा है। बी आंसर बिल्कुल सही है। कवि उमा शंकर जोशी ने छोटा मेरा खेत कविता में कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है, जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कवि काले बादलों के बीच आकाश में क्या देखता है? तो क्या देखता है? पंक्ति बनाकर सफेद बुगलों को देखता है। आंसर डी बिल्कुल सही है। कवि काले बादलों के बीच आकाश में पंक्ति बनाकर सफेद बुगलों को देखता है। कवि को लगता है बुगलों का यह क्रमबद्ध समूह उसकी आंख चुरा लेगी। ठीक है भाई, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है यहीं पे, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है भाई। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त होती है। हमने काव्य खंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है भाई, आरोह भाग 2 का। ठीक है, कल हम आरोह भाग 2 का ठीक है गद्य खंड करेंगे भाई। तो इसी के साथ क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर से ज़रूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको टेलीग्राम चैनल पर ये PDF मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।